हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज़ हुई मराठी मूवी घरत गणपति। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कोंकण में रहने वाली एक फैमिली को जो आज गणेश उत्सव सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो गणेश जी की मूर्ति लेकर आ रहे होते हैं, तभी जीतू जिसने उस मूर्ति को पकड़ा था उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर केतन आता है और मूर्ति को संभाल लेता है। अब केतन इस घर का बड़ा बेटा था जो अपने काम की वजह से अक्सर दिल्ली में ही रहता था। सब लोग केतन को देखकर बहुत खुश होते हैं। केतन के साथ वहाँ पर कृति भी आती है जो कि केतन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन केतन सबसे झूठ बोल देता है कि कृति उसकी दोस्त है। कृति एक एक करके सब परिवार वालों से मिलने लगती है और फिर वो अपने बारे में सबको बताती है कि वो एक योगा इन्फ्लुएंसर है और वो इंस्टाग्राम पर लोगों को योगा सिखाती है। केतन की माँ अहिल्या को कृति का इस तरीके से घर पर आना अच्छा नहीं लगता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केतन की बहन श्वेता को, जो कृति को उसका रूम दिखाती है और कृति से कहती है कि उसे पता है कि कृति ही केतन की गर्लफ्रेंड है। अब श्वेता केतन की प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर स्टॉक करती थी, इसलिए उसे पता था कि केतन और कृति एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर कृति भी सारी सच्चाई श्वेता को बता देती है कि वो केतन से प्यार करती है और यहाँ पर उसकी फैमिली को शादी के लिए कन्विंस करने आई है। दूसरी ओर केतन भी अपने कजिन्स को कृति और उसके बारे में सब कुछ सच बता देता है और फिर वो लोग सब खुश हो जाते हैं और बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं। केतन शाम को अपने कजिन्स के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात आशना से होती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जीतू और आशना एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जीतू की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए उसने अपने और आशना के बारे में उन्हें नहीं बताया था। केतन भी जीतू को मोटिवेट करता है कि उसे अपने प्यार के लिए सबको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि घर पर सारे ही लोग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर कृति सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही होती है। अब अहिल्या और केतन की बुआ केतन की शादी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पर अहिल्या सबसे ये कहती है कि केतन वहीं पर शादी करेगा जहाँ पर वो चाहती है, और ये सुनकर कृति परेशान हो जाती है। अब रात को केतन के माँ बाबा और चाचा चाची मिलकर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें गणेश जी की मूर्ति को अपने घर पर 7 दिनों के लिए नहीं बल्कि 1.5 दिनों के लिए ही लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके पैसे भी बच जाएंगे और उन्हें इतनी सारी मेहनत भी नहीं करनी होगी। लेकिन ये सारे ही लोग बस इसी टेंशन में होते हैं कि ये सारी बातें केतन के दादाजी को कौन बताएगा। रात को केतन और कृति मिलते हैं, जहाँ पर केतन कृति से कहता है कि गणेश उत्सव के इन 7 दिनों में उन दोनों को पूरे फैमिली को दिखाना होगा कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और एक दूसरे के साथ खुश है, ताकि परिवार वाले उन दोनों की शादी के लिए मान जाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि केतन की दादी को इम्प्रेस करने के लिए कृति जल्दी उठती है और तुलसी के पास उनका इंतज़ार करते करते वहीं पर सो जाती है। अब सारे परिवार वाले कृति को ऐसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन केतन सबसे कहता है कि कृति सुबह जल्दी योगा करने के लिए उठी होगी और शायद यहीं पर गलती से सो गई, और ये सब कहकर केतन सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर हम देखते हैं कि केतन गणेश जी की पूजा कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कृति आती है, जो इंस्टाग्राम पर लाइव होती है और सभी फैमिली को अपने फॉलोअर्स से इंट्रोड्यूस करती है। और दूसरी ओर अहिल्या गणेश उत्सव के लिए कुछ पैसे अपने बड़े भाभी को देती है, लेकिन बातों ही बातों में उन्हें पैसों को लेकर टॉन्ट करती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि श्वेता कृति को किचन में लेकर जाती है, जहाँ पर भगवान जी के लिए मोदक बनाए गए थे, लेकिन कृति उनमें से एक मोदक खा लेती है, जिस पर श्वेता और दीपाली उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर केतन की दादी आती है और अब प्रसाद की थैली चेक करने पर वो समझ जाती है कि उसमें एक मोदक कम है, जिस पर वो केतन की चाची सुनंदा को डांट देती है कि उन्होंने मोदक ठीक से नहीं रखे और वहाँ से चली जाती है। फिर सब लोग मिलकर गणेश जी की आरती करते हैं और गणेश उत्सव को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कृति और जीतू जब सबको प्रसाद बांट रहे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जीतू अपने बारे में सारी चीज़ें कृति को बताने लगता है। अब जीतू कृति से कहता है कि वो अपनी एक ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनी खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक ऑफिस को रेंट पर ले सके, जिस पर कृति उसे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की आइडिया देती है। अगले दिन केतन के बाबा और उसके चाचा उसके दादाजी को ये कहने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें गणेश जी की मूर्ति को 7 दिनों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 1.5 दिनों के लिए ही लाना चाहिए, लेकिन उनके दादाजी का उत्साह देखकर उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये बात उनसे कह सके।
कृति केतन के दादाजी से मिलने आती है और बातों ही बातों में उन्हें अपने बचपन की सारी कहानियाँ बताने लगती है, जिसमें वो उन्हें ये भी बता देती है कि उसके माँ बाबा का अब डिवोर्स हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद केतन उसे दूर से ही इशारा करता है कि वो आगे कुछ भी ना बोले। अहिल्या और सुनंदा भी जब मार्केट जाते हैं तब उनमें भी बहस हो जाती है इस बात को लेकर कि भगवान जी की मूर्ति को सिर्फ 1.5 दिनों के लिए लाना है। ये बात उनकी सास को आखिर कौन बताएगा। अब दोनों में से कोई भी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था और इसीलिए उन दोनों में बहस हो जाती है। केतन कृति से मिलता है और उससे कहता है कि कृति के माँ बाबा का डिवोर्स हुआ था। ये बात उसे उसके दादाजी को नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि इस बात को लेकर आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगले दिन जब कृति गार्डन में एक्सरसाइज करने के लिए जाती है तो उसे केतन के दादाजी दिखते हैं जो वहाँ पर स्मोक कर रहे थे। अब कृति को देखने के बाद दादाजी शॉक्ड रह जाते हैं और कृति से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये बात किसी को ना बताए। दादाजी कृति से कहते हैं कि वो भी किसी को नहीं बताएंगे कि केतन और कृति एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये सब सुनकर कृति शॉक्ड रह जाती है कि दादाजी को ये सारी चीज़ें कैसे पता है। दादाजी कृति से कहते हैं कि जब उन्होंने कृति और केतन को पहली बार देखा था तभी वो समझ गए थे कि केतन और कृति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब दादाजी भी कृति को अपने बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कृति केतन से मिलती है और उसे बता देती है कि दादाजी उनके रिश्ते के लिए मान गए हैं, और ये बात सुनने के बाद केतन भी बहुत खुश हो जाता है। फिर केतन कृति और अपने कज़न्स के साथ बाहर घूमने जाता है, जहाँ पर वो कृति की मुलाकात आशना से करा देता है और उसे भी बता देता है कि आशना और जीतू एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर ये सारे कज़न्स घूमते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। घर आने के बाद जीतू जब अपने फ़ोन पर अपने बिजनेस का काम कर रहा होता है कि तभी उसके बाबा उसे देख लेते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि वो कोई काम नहीं करता और फ़ोन पर सिर्फ टाइम पास करता है। तो जीतू उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि यहाँ पर वो टाइम पास नहीं बल्कि अपने ऑनलाइन बिजनेस का काम कर रहा है। तभी वहाँ पर कृति आती है जो उन दोनों की बहस सुन लेती है और वो जीतू के बाबा को समझाने लगती है जीतू के ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। तो जीतू के बाबा कृति पर भी गुस्सा हो जाते हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है और कृति को उन सारी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब सब लंच कर रहे होते हैं तो कृति सबके सामने जीतू के बाबा की माफ़ी मांगती है कि वो जीतू को कुछ गलत नहीं सिखा रही थी बल्कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है उस बात को लेकर गाइड कर रही थी, ताकि जीतू आगे जाकर तरक्की कर सके और इंडिपेंडेंट हो सके। अब जीतू के बाबा कृति को फिर से सबके सामने डांटने लगते हैं और इस बात से जीतू को काफ़ी बुरा लगता है और वो सबको बताता है कि कृति ही वो इंसान थी जिसने उस पर भरोसा रखा और उसे ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए गाइड किया। अब वो अपने माँ बाबा से बात कर ही रहा होता है कि तभी अहिल्या उस पर गुस्सा हो जाती है कि उसे माँ बाबा से बात करने की तमीज़ नहीं है। अब इस बात पर सुनंदा भी अहिल्या पर गुस्सा हो जाती है कि उसे उसके बेटे पर नहीं बल्कि अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। अब सुनंदा गुस्से में सबके सामने बता देती है कि केतन का अफेयर कृति के साथ चल रहा है। ये बात सारे ही लोगों को पता है सिवाय उसके माँ बाबा के। अब ये सब सुनने के बाद अहिल्या शॉक्ड रह जाती है और फिर सारे ही लोग केतन से सवाल पूछने लगते हैं। फिर फाइनली केतन और कृति सारे लोगों को अपनी सच्चाई बता देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अहिल्या को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे कृति शुरू से ही पसंद नहीं थी। अब इसी बात को लेकर सुनंदा फिर से अहिल्या को ताना मार देती है, जहाँ पर इन सारे लोगों में लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, जहाँ पर केतन के बाबा सबको बता देते हैं कि उन्हें ऐसी फैमिली के साथ कोई उत्सव सेलिब्रेट नहीं करना है। अब गुस्से में केतन के बाबा सबसे कह देते हैं कि उन्हें गणेश उत्सव 7 दिनों के लिए नहीं बल्कि 1.5 दिनों के लिए ही मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तेदार जिनके दिल में एक दूसरे के लिए नफरत है, ऐसे लोगों के साथ त्यौहार सेलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। अब जीतू की फैमिली का कहना ये था कि घर का सारा काम वही करते हैं, जहाँ पर केतन की फैमिली का कहना ये था कि हर काम के लिए पैसे वही लोग देते हैं। अब इन सारे लोगों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसे देखकर दादाजी और दादी जी को बहुत बुरा लगता है। दादाजी और दादी जी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि उनके बच्चे आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं और कोई भी एक दूसरे के काम की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। अब नॉर्मली हर कोई अपने ही काम में बिजी होता था, लेकिन इस गणेश उत्सव के टाइम पर उनके सारे ही बच्चे गाँव आते थे और उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, इसलिए वो लोगों के लिए गणेश उत्सव बहुत स्पेशल था। लेकिन आज सारे ही बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। ये सब देखकर दादाजी और दादी जी को बहुत बुरा लगता है और वो लोग भी फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो इस गणेश उत्सव को 1.5 दिन के लिए ही मनाएंगे।
फिर हम देखते हैं दादी जी को जो जीतू की फैमिली से मिलने आती है और जीतू के बाबा से कहती है कि ये आखिरी साल है जब वो लोग गणेश उत्सव को 7 दिनों के लिए मना रहे हैं। इसलिए उनकी इच्छा है कि गांव के सारे लोगों को बुलाया जाए और सबको दावत दी जाए, और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी वो जीतू के बाबा को दे देती है। अब जीतू के बाबा के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो गांव के सारे लोगों को दावत दे सके, लेकिन उनकी माँ उनसे रिक्वेस्ट करती है तो मजबूरी में उन्हें मानना पड़ता है। कृति घर छोड़कर जा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि घर में झगड़े उसके वजह से ही हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि जीतू की बहन दीपाली कृति से कहती है कि अगले दिन उनके घर पर गौरी पूजन है और कृति को रुककर सबका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए, और वो कृति को एक अच्छी सी साड़ी भी देती है ताकि वो अगले दिन सबको इम्प्रेस कर सके। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे लोग गौरी पूजन के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कृति नववारी साड़ी पहन के आती है, जिसे देखकर सारे लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। फिर सारे घर वाले मिलकर गौरी जी की पूजा करते हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अब पूजा करते समय दीपाली कृति को दिए में तेल डालने के लिए बुलाती है, तो कृति तेल डालने के बाद उस हाथ को उस साड़ी को ही पोंछ देती है जो दीपाली ने उसे दी थी। अब ये सब देखकर अहिल्या को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये नववारी साड़ी उसकी सास ने उसे तब दी थी जब उसकी शादी हुई थी। अहिल्या के लिए वो साड़ी बहुत ही कीमती थी, लेकिन अब कृति ने उसे खराब कर दिया था। इसलिए अहिल्या कृति को डांटने लगती है और कृति अहिल्या से माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अहिल्या उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। अहिल्या कृति से कहती है कि उसके माँ बाबा का डिवोर्स हो गया था, इसलिए शायद उसमें भी बिल्कुल संस्कार नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद कृति को गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है कि भले उसके माँ बाबा का डिवोर्स हो चुका था, लेकिन उन्होंने उसकी परवरिश अच्छे से की है और उसे बड़ों की इज्जत करना आता है। कृति गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर अपने बैग्स पैक करने लगती है। तभी वहाँ पर केतन आता है और उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कृति उससे कहती है कि वो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अब केतन और कृति में झगड़ा होने लगता है और फिर कृति ये डिसाइड करती है कि वो अगले दिन यहाँ से चली जाएगी। कृति जब घर छोड़कर जा रही होती है तो वो आखिरी बार सारे परिवार वालों से मिलती है, और जैसे ही वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी यहाँ पर किचन से आवाज़ आती है और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि दादी जी को चक्कर आ गई थी और वो किचन में ही गिर गई। अब इसके बाद सारे परिवार वाले दादी जी को देखने जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब केतन और कृति दादी जी को संभाल लेते हैं और फिर उन्हें उनके रूम तक पहुंचा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वहां पर डॉक्टर आते हैं और दादी जी को चेक करते हैं तो वो सबको बताते हैं कि दादी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और शायद उन्हें थोड़ी सी वीकनेस आ गई थी। दूसरी ओर केतन भी कृति से माफ़ी मांगता है और उसे जाने से रोक देता है, और कृति भी फाइनली ये डिसाइड करती है कि वो दादी जी की तबीयत ठीक होने के बाद ही यहाँ से जाएगी। कृति दादी जी के घर के कामों में मदद करने लगती है, और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि दादी जी को चक्कर नहीं आई थी, बल्कि वो बस नाटक कर रही थी ताकि कृति यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और रुक जाए। अब दादी जी को कृति बहुत पसंद थी और वो चाहती थी कि केतन की शादी कृति से ही हो जाए। कृति दादी जी से कहती है कि उसे पहले ही पता था कि दादी जी एक्टिंग कर रही है, क्योंकि उनके चेहरे पर ये सब करते वक्त एक स्माइल थी। अब ये सब सुनकर दादी जी शॉक्ड रह जाती है और फिर कृति और दादी जी हंसने लगते हैं। सभी लोग दावत की तैयारी में लग जाते हैं और तभी वहाँ पर केतन आशना को लेकर आता है, क्योंकि आशना एक शेफ़ थी और वो सबकी मदद कर पाती। अब आशना जब यहाँ पर आती है तो वो सबको हर एक महाराष्ट्रन रेसिपी के बारे में डिटेल में बताने लगती है, जिससे सारे लोग आशना से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि केतन के एक रिश्तेदार को केतन के एक कज़िन के पास एक लाइटर मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे सबके सामने डांटने लगता है स्मोकिंग को लेकर। कि तभी वहाँ पर कृति आती है और उस लाइटर को छीनकर सबसे झूठ बोल देती है कि वो लाइटर उसका है। कृति के जाने के बाद वही रिश्तेदार वहाँ पर कृति के कैरेक्टर के बारे में गलत बोलने लगता है, तो तभी वहाँ पर केतन उससे कहता है कि कृति एक योगा इन्फ्लुएंसर है और बहुत बार कैंडल्स जलाने के लिए वो लाइटर का इस्तेमाल करती है, और वो उस इंसान को डांटने लगता है कि किसी को बिना जाने उसके कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर कृति केतन की सारी बातें सुन लेती है और खुश हो जाती है कि केतन ने उसके लिए सबके सामने स्टैंड लिया। दूसरी ओर हम देखते हैं दादी जी को, जो केतन के बाबा को बुलाती है और उन्हें खेत में जाने के लिए कहती है, क्योंकि एक जगह का पानी ब्लॉक हो गया था और अगर उस ब्लॉकेज को नहीं निकाला गया तो उनके सारे पेड़ पौधे खराब हो जाते। तो फिर केतन के बाबा भी मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं जीतू के बाबा को, जो हर बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सबको दावत देने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं होते। और दूसरी ओर बैंक वाले भी उन्हें लोन देने से मना कर देते हैं, और तब जाकर वो रियलाइज़ करते हैं कि पैसे कमाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है।
केतन के बाबा भी खेत में जाकर बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो उस रास्ते को क्लियर कर सके जिसके वजह से उनके हर पेड़ पौधे को पानी मिले। लेकिन तब वो रियलाइज़ करते हैं कि ये काम भी बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी वहाँ पर कृति आती है जिसकी मदद से वो उस रास्ते को साफ़ कर देते हैं। कृति केतन के बाबा से पूछती है कि वो तो मुंबई में रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें गांव का सारा काम कैसे पता है। तो वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनके बड़े भाई ने यानी जीतू के बाबा ने उन्हें ये सारा काम सिखा दिया था। कृति केतन के बाबा से पूछती है कि वो तो मुंबई में रहते हैं फिर उन्हें गांव का सारा काम कैसे आता है। तो वो उसे बताते हैं कि उनके बड़े भाई यानी जीतू के बाबा ने उन्हें ये सारी चीज़ें सिखा दी थी। कृति उनसे कहती है कि जीतू के बाबा हर जगह पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि दावत देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और शायद यही सही वक्त है जब केतन के बाबा को उनकी मदद करनी चाहिए। अब लोन न मिलने की वजह से जीतू के बाबा परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाते हैं। तो तभी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए उन्हीं के बैंक का मैनेजर आता है और उनसे कहता है कि उनके अकाउंट में अचानक से किसी ने 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं। फिर हम देखते हैं कि जीतू के बाबा केतन के बाबा से मिलते हैं और ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि पैसे कमाना भी मुश्किल है और खेत में काम करना भी। अब वो दोनों एक दूसरे के काम की कदर करने लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर देते हैं। अब दोनों भाई पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं जिसे देखकर दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके बेटे अब एक हो चुके थे। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन गांव में दावत थी। अब गांव के सारे लोग दावत में आने लगते हैं और केतन और उसका सारा परिवार सबके अच्छे से खातिरदारी करते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कृति को जो भी सबका अच्छे से ख्याल रखती है और सारे गांव वाले कृति की भी बहुत तारीफ करते हैं। अब अहिल्या को भूख लगती है और उनकी बेटी श्वेता आकर उन्हें खाने के लिए मोदक देती है। अब मोदक खाने के बाद सबसे पहले तो अहिल्या उन मोदकों की तारीफ़ करती है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि ये मोदक कृति ने बनाए थे वो गुस्से में आ जाती है और मोदकों के बारे में गलत बोलने लगती है। श्वेता अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है क्योंकि कृति कितनी भी मेहनत कर ले अहिल्या कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं करती थी। अब ये लोग झगड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर केतन भी आ जाता है और इनकी बातें सुन लेता है। केतन भी अहिल्या से नाराज़ हो जाता है क्योंकि सब घर वालों का दिल जीतने के लिए कृति बहुत मेहनत कर रही थी लेकिन अहिल्या उसमें हमेशा ही गलती निकालती थी। इसलिए वो अब अहिल्या से परेशान हो जाता है क्योंकि कृति कितनी भी मेहनत कर ले अहिल्या कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। अब केतन गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी ओर हम देखते हैं जीतू को जो अपने बाबा के साथ बैठा होता है जहाँ पर जीतू के बाबा उससे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि जीतू ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत मेहनत कर रहा था लेकिन उसके बाबा ने कभी भी उसकी मेहनत की कदर नहीं की। जीतू के बाबा पुराने ख्यालों वाले थे और उन्हें लगता था कि फ़ोन यूज़ करना मतलब टाइम पास करना। लेकिन अब जीतू की मेहनत को देखकर वो समझ गए थे कि फ़ोन के थ्रू भी काम किया जा सकता है। इसलिए वो जीतू से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने भी जीतू की कभी कदर नहीं की। अब जीतू भी अपने बाबा को गले लगा लेता है और उन दोनों की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है। रात को अहिल्या अकेले ही एक जगह पर बैठी होती है और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है क्योंकि केतन उससे नाराज़ था। तो तभी वहाँ पर दादी जी आती है और अहिल्या से कहती है कि कृति एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो केतन से बहुत प्यार करती है। दादी जी अहिल्या से कहती है कि उसे अपने ईगो को नहीं बल्कि अपने बच्चों की खुशियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और फिर वहाँ से चली जाती है। आखिरकार विसर्जन का दिन आ जाता है जहाँ पर घर के सारे लोग दुखी होते हैं क्योंकि यह आखिरी गणेश उत्सव था जो 7 दिनों के लिए मनाया जा रहा था। अब सारे लोग मूर्ति का विसर्जन करने से पहले भगवान जी की पूजा कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अहिल्या आ जाती है और सबके सामने कृति से माफ़ी मांगती है। अब केतन भी अपने माँ को गले लगा लेता है और उन दोनों के बीच के भी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती है और फिर से सारे परिवार वाले खुश हो जाते हैं। अब सारे लोगों के दिल में जो एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर हो गई थी। इसलिए सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब से हर साल ये लोग गणेश उत्सव 7 दिनों के लिए ही मनाएंगे। अब सारे लोग मिलकर भगवान की एक आखिरी बार आरती करते हैं और फिर भगवान जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए लेके जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एक हैप्पी नोट पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।